नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल की परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। आधुनिक काल आचार्य शुक्ल ने संवत 1900 से उनके लेखन के समय तक स्वीकार किया था। उसे उन्होंने 3 भागों में बांटा था: प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, जिसे क्रमशः हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग कहते हैं। किसी भी काल को पढ़ने से पूर्व उसकी परिस्थितियों की चर्चा कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। आधुनिक काल से पूर्व आदिकाल राजकीय मनोवृत्ति का साहित्य था, भक्ति काल का साहित्य जनता का साहित्य है और रीतिकाल का साहित्य दरबार साहित्य है। अगर हम परिस्थितियों की चर्चा करें तो पाते हैं कि आधुनिक काल के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थीं, ये देखा जाए। सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। राजनीति किसी भी राष्ट्र की प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली ऐसी शक्ति है जिससे सामान्य जनजीवन से लेकर उसके कला और साहित्य सभी को प्रभावित होना पड़ता है। आधुनिक काल में की जो राजनीतिक परिस्थिति है वह अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत भारतीयों की दुरावस्था, तत्पश्चात प्रथम विश्व युद्ध और आज़ादी की लड़ाई और स्वातंत्र्योत्तर परिस्थिति का चित्रण। हम पाते हैं कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर धीरे धीरे काबिज होने की शुरुआत होती है और 1857 में जाकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसमें गदर और जिसको सिपाही मिटनी भी कहते हैं, और उसके पश्चात विक्टोरिया का शासन भारत पर लागू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि अब भारत की जो शासन व्यवस्था है वह पहले की अपेक्षा बेहतर होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता युग के इस काल में लोगों को कुछ देर तक ये भ्रम बना रहता है, लेकिन कुछ दिन पश्चात ही उन्हें पता चल जाता है कि शासक बदलने से शासन व्यवस्था नहीं बदलती है। कई घोषणाएं अवश्य हुई जिसमें धर्म में हस्तक्षेप न करने की नीति भी थी। वस्तुतः अंग्रेजी शासन की दृढ़ता इसी काल में आती है। अंग्रेजी सभ्यता, भाषा और साहित्य की उच्चता का प्रचार करने के लिए लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रचलन करवाया। इस प्रकार भारतीय शिक्षित समाज अंग्रेजी सभ्यता के रंग में बुरी तरह से रंगा जाने लगा। सब कुछ परोक्ष कूटनीति का परिणाम था, जिसकी प्रतिध्वनि भारतेंदु काल के साहित्य में हमें मिलती है। जैसे भारतेंदु कहते हैं, सर्वस लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ए.ओ. ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना की, उसके साथ ही भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का एक मंच प्राप्त हो जाता है और आगे चलकर यह मंच आज़ादी की लड़ाई का मुख्य कह सकते हैं मंच बनकर उभरता है और अंग्रेज़ों के नीतियों के विरुद्ध में हमारे स्वतंत्रता सेनानी तैयार होते हैं, जिसमें तिलक, हरदयाल, अरविंद घोष, रासबिहारी बोस, रविन्द्रनाथ, सचिंद्रनाथ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और 1919 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में भारतीयों के सक्रिय सहयोग को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत के नेता वर्ग को नाना सब्ज बाग दिखाए थे और कहा था कि आपको आज़ाद किया जाएगा, लेकिन 1919 में रॉलेट एक्ट पास करके अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की रही सही आशाओं पर पानी फेर दिया और जालियांवाला बाग कांड जो है वह एक ऐसी भयावह घटना थी जिसके बाद आज़ादी का आंदोलन बिल्कुल तीव्र हो जाता है। सन 1920 में कांग्रेस की बागडोर जब गांधी के हाथ में आती है तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को सम्मिलित करके असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और भारत का बड़ा समाज इस आंदोलन में भाग लेता है। स्वदेशी की बात की जाती है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की बात की जाती है। इस प्रकार बड़े स्तर पे आंदोलन चलते हैं और भारत का स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में सक्रिय रूप से दिखाई देता है। लेकिन उसी के भीतर तरह तरह के विवाद
भी हमें दिखते हैं। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में भी सत्ता का परिवर्तन होता है। तत्पश्चात भारत में आज़ादी की उम्मीद बनती है, लेकिन 30-32 के आसपास भारत में दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगों का जो एक सिलसिला चलता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि हमारा देश विभाजित होता है पाकिस्तान और भारत में, और हमें जो स्वतंत्रता मिलती भी है 1947 को, वह सांप्रदायिक दंगों की दुखद घटना के साथ मिलती है। तो आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में ये राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, और स्वतंत्रता के बाद के स्थिति भी हमेशा हमारे साहित्य को प्रभावित करती रही है। स्वातंत्र्योत्तर काल में तेजी से भारत विकसित होता है, लेकिन जो उम्मीद की गई थी वो नहीं मिलता है, इसलिए साठोत्तरी काल में विविध प्रकार का साहित्य रचा जाता है। तो ये थी भारत हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। इससे पूर्व नवजागरण पर मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने नवजागरण के मूल बिंदुओं को स्पष्ट किया है। तो समाज में परिस्थितियां बदल रही थी, नवीन मूल्य सामने आ रहे थे। नवजागरण आंदोलन ने भारतीय समाज को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया था। विशेषकर अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में यह आंदोलन बड़ी तीव्रता से फैल रहा था, और जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, इन महानुभावों ने, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और गांधी तक हम आ सकते हैं, श्री अरविंदो ने समाज की इस पुरानी व्यवस्था को भंग करके एक नए भारतीय समाज की कल्पना नवजागरण के दौर में हमारे समक्ष उपस्थित की थी, और जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत एक नए राष्ट्र के रूप में आधुनिक काल के दौरान बनना शुरू होता है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इनके विचार जो हैं वो न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे भारतवर्ष में प्रसारित होते हैं, और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी विचारधारा पूरे भारतवर्ष में प्रसारित होती है। देशोत्थान के साथ, देश के उद्धार और देश प्रेम की बात के साथ, इन सभी महानुभावों ने समाज में स्त्री की स्थिति को लेकर भी बहुत जोरदार ढंग से काम किया, और कोशिश की कि हमारे देश में जो स्त्रियां हैं वो अपने अधिकार के प्रति सजग हों, उन्हें शिक्षित किया जा सके, और जो रूढ़ियां हैं जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, इन या अनमेल विवाह है, इनसे मुक्ति मिल सके, और तर्कपूर्ण ढंग से इन सब ने समाज में ये परिवर्तन लाने की कोशिश की है। हमारे समाज में उस समय तक कई रूढ़ियाँ प्रचलित थी, पर्दा प्रथा से लेकर विविध प्रकार की रूढ़ियाँ थी, जिसका विरोध इन नवजागरण के इन अग्रदूतों ने किया, और साहित्य में वो दिखाई देता है। तो सामाजिक रूढ़ियों का प्रखर विरोध होता है। तो एक तरफ समाज जिसमें संकीर्णताएं थी, और दूसरी ओर ऐसे महानुभाव जिन्होंने इनका विरोध किया। ये सामाजिक परिस्थिति थी आधुनिक काल की। इसके पश्चात हम देखेंगे भारत की आर्थिक परिस्थिति कैसी थी जब हमारा आधुनिक काल का साहित्य रचा जा रहा था। हम पाते हैं कि भारत जो है वह मुगलों के शासनकाल में एक छत्र राज्य के नीचे कुछ आर्थिक रूप से कई तरह से संपन्न भी था, और इसकी अपनी व्यावसायिक विशिष्टताएं थी, अपना एक इसके आमदनी का जरिया था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के पश्चात उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन शुरू किया और इसे जर्जर बनाना शुरू किया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आकर यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते थे और अपना वहाँ पर उत्पादन करते थे, और उसे पुनः लाकर भारत को ही बाज़ार बनाकर यहाँ बेचा करते थे। तो यहाँ का जो मूल व्यवसाय था वो धीरे धीरे लुप्त होने लगा, और कृषि सुधार के नाम पर यहाँ जमींदारी प्रथा को ही मजबूत किया गया। यहाँ के जो टैक्सेशन या कर व्यवस्था, लगान की व्यवस्था थी, वह भी इतनी शोषण करने वाली थी कि किसानों की अवस्था खराब हो गई। और कैश क्रॉप जैसे नील है और कपास है, इस तरह की चीज़ों को उत्पादन करने के लिए सरकार की ओर से दबाव दिया जाता था, और इससे ज़मीन नष्ट होती थी, किसानों के साथ भी अन्याय होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि
अंग्रेजी सत्ता ने बड़ी ही चालाकी से यहाँ की अर्थव्यवस्था को धीरे 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 करके ध्वस्त करना शुरू किया। वह देश जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, वह धीरे 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 दरिद्र देशों में जिसकी गिनती होने लगी। इस बात की गवाही उस काल का साहित्य देता है। अगर आप आधुनिक काल के साहित्य को पढ़ें, विशेषकर भारतेंदु द्विवेदी युगीन साहित्य को, स्वतंत्रता पूर्व साहित्य को, तो आप पाते हैं कि भारतेंदु ने अपने साहित्य में महंगाई, अकाल, बेरोजगारी, टैक्स आदि की समस्या पर बात की है और ये बताने की कोशिश की है कि अंग्रेज जो है वो कैसे हमारा आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। उनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पैधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। भारतेंदु इसीलिए स्वदेशी की बात गांधी से बहुत पहले करते हैं। भारतेंदु युग के प्रत्येक लेखक में आपको दिखाई देगा कि वो रूढ़ियों का भी विरोध करते हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। बाहर से लाए माल की अपेक्षा स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल की बात भी वो करते हैं। हम देखते हैं कि भारत अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत शिक्षा इत्यादि की दृष्टि से कुछ आगे तो बढ़ता है, लेकिन आर्थिक रूप से उसका लगातार शोषण होता ही रहता है। स्वतंत्रता के पश्चात अर्थव्यवस्था में सुधार आता हुआ दिखाई देता है और हमारे साहित्य पर भी उसकी छाया पड़ती है, लेकिन जिस प्रकार के आर्थिक उन्नति की कल्पना हमने की थी वैसी उन्नति नहीं मिलती और वह क्षोभ भी हमें आधुनिक काल के साहित्य में दिखाई देता है। अगली जो विशिष्टता है आधुनिक काल की, वह है उस समय की धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थीं। हम जानते हैं कि भारत एक विविध धर्मों वाला देश है। यहाँ पर यहाँ के मूल जो धर्म थे वो तो थे ही हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म कहते हैं, साथ ही सिख धर्म और इस्लाम धर्म का भी आगमन हो चुका था, साथ ही साथ सिद्ध जैन नाथ धर्म था ही। अब एक नए धर्म से इस देश का परिचय हुआ जिसे हम ईसाई धर्म कहते हैं। अंग्रेज़ों ने अपने साथ यानी ब्रिटिश के आने के साथ साथ उनका धर्म भी हमारे देश में आता है और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार सरकारी सहयोग से और विशेषकर जो सत्ताधारी लोग थे उनके समर्थन से हो रहा था। तो पहले से ही पूर्ववर्ती धर्म के साथ कई तरह के विवाद थे। एक नए धर्म ने आकर इस भारत के धार्मिक जिसको कहते हैं समन्वय में एक नया कोण जोड़ दिया था। हमारे यहाँ उनके आने के पश्चात उन लोगों ने हम समकालीन जो हमारा धर्म था उसकी निंदा शुरू की, उसकी त्रुटियों को दिखाना शुरू किया और वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे देश के जो महानुभाव थे, जो नवजागरण के अग्रदूत थे, उन्होंने अपने धर्म की समीक्षा की और अपने धर्म में सुधार करने का प्रयास करने के क्रम में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस तरह के श्री अरविंदो इत्यादि ने, या आप रामकृष्ण परमहंस की बात करें, विवेकानंद की बात करें, तो भारतीय धर्म या हिंदू धर्म का एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव प्रगतिशील रूप भी इस दौर में बन रहा था, जिसमें धार्मिक रूढ़ियों को छोड़कर एक मानवोचित और मानवीय धर्म की बात की जा रही थी। विदेशी सत्ता ने अपने लाभ के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच के विवाद को, उनके बीच की कह सकते हैं कि कड़वाहट को बढ़ाने की कोशिश की और बंग भंग, हम सभी जानते हैं कि बंग भंग का किया गया, बंगाल का बंटवारा किया गया। उसके पश्चात भी अलग धर्म के आधार पर वोटिंग की बात की गई और अंततः जाते जाते धर्म के आधार पर यह देश बांट ही दिया गया और हिंदू मुस्लिम विवाद का जो एक कह सकते हैं बीज वपन हो गया, वो अभी तक उसका फल हम काट रहे हैं। लेकिन साहित्य ने प्रगतिशील मूल्यों को ग्रहण किया और भारतेंदु युग से लेकर आज तक के साहित्यकारों की कलम अगर हम देखें तो ये धार्मिक सद्भाव, धार्मिक उदारता, संकीर्णता से मुक्ति की बात करते हैं। तो जिस धार्मिक परिस्थिति में विवाद था, लेकिन साहित्य ने उसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रयोग किया, बहुत ही विकारों से मुक्त करने की बात कही। साहित्यिक परिस्थिति, स्वाभाविक रूप से हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो तत्कालीन समय में साहित्य कैसा था ये समझने की भी ज़रूरत है। अगर हम पूर्ववर्ती साहित्य को देखें तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, भक्ति काल का साहित्य जो है वो जनता का साहित्य था, लेकिन रीतिकाल और आदिकाल का साहित्य जो था वो आभिजात्य का साहित्य था। स्वाभाविक रूप से आधुनिक काल के पहले के साहित्य में श्रृंगार, रसिकता
अलंकार प्रियता और मनोरंजन परकता या दिखावे की प्रवृत्ति अधिक थी। समाज से उसका सीधा जुड़ाव नहीं था, वो सिर्फ दरबार या कुछ अभिजात लोगों के लिए लिखा गया साहित्य था। आधुनिक काल में आकर साहित्य बहुत व्यापक होता है, विशेषकर जब प्रिंटिंग प्रेस खोला जाता है, पहले बंगाल में और उसके पश्चात भारत के विविध भागों में। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद साहित्य का जनतांत्रीकरण होता है और लेखक सीधे आम जनता तक पहुंचने की सुविधा उसे मिलती है। अधिक से अधिक लोगों तक साहित्य की पहुंच बढ़ती है। परिणाम स्वरूप साहित्य का स्वरूप बदलता है, साहित्य का मोटो बदलता है, उसकी मूल बात बदलती है और साहित्य में वे विषय भी आने लगते हैं जिनकी अभी तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। साहित्य में आम जनता का सुख दुख, आम जनता की शिक्षा की बात, आम जनता की प्रगति की बात, स्त्री की मुक्ति की बात, समाज में समन्वय लाने की बात इत्यादि ऐसे विविध विषय आ जाते हैं जिनका लक्ष्य मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार या देश सुधार होता है। स्वाभाविक तौर पर आधुनिक काल जो वैज्ञानिक विचारों का युग होता है, जिसमें तर्कशीलता को ही अधिक महत्व दिया गया, वहाँ पर गद्य साहित्य का सर्वाधिक विकास होता है। अब तक का साहित्य कविता में लिखा गया साहित्य था, लेकिन आधुनिक काल में जो वैचारिक क्रांति आती है उसके लिए, तर्क करने के लिए, विमर्श करने के लिए गद्य साहित्य का विकास होता है। और गद्य में हम जानते हैं कि विविध विधाओं का विकास होता है। नवीन वैचारिक एवं अव्यक्ति शैली आती है। पुरातन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए पुरातन भाषा थी, नए विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है और राष्ट्रीय स्तर पे ब्रज भाषा को अपदस्थ करके खड़ी बोली हिंदी अखिल भारतीय भाषा के रूप में उभरती है। आधुनिक काल की साहित्यिक परिस्थितियों में एक चीज़ ये भी थी कि विदेशी शासन के आने के साथ वहाँ का साहित्य भी यहाँ आता है, वहाँ के विचार भी यहाँ आते हैं। तो वो उपन्यास साहित्य अंग्रेजी से आता है, बांग्ला में, और बांग्ला से फिर हिंदी में। तो नई विधाएं आती हैं जिसमें उपन्यास, संस्मरण, एकांकी और बहुत तरह की आधुनिक विधाओं का जन्म ही होता है आधुनिक काल में। और ये जो नया साहित्य रचा जा रहा था उसमें विविध प्रकार के विषयों पर रचना की जा रही थी। अब तक विषय संकुचित थे रीतिकाल तक, लेकिन अब विषयों की कोई सीमा नहीं थी और विधाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। ये साहित्यिक परिस्थितियां हैं। अगर सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियों का निर्माण इन सभी परिस्थितियों के समागम से होता है। तो भारत के आधुनिक काल के हिंदी साहित्य की परिस्थितियों में जो हमारी संस्कृति थी, एक नवीन संस्कृति बन रही थी जिसमें हम रूढ़ि और संकीर्णता से मुक्त हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक नए भारत के साथ एक बहुत ही नई तरह की विचारधारा भी जन्म ले रही थी जिसमें विविध धर्म के लोग एक साथ रहने और एक दूसरे के साथ मिलकर एक नए भारत की रचना की बात कर रहे थे। हिंदी क्षेत्र में यद्यपि नवजागरण सामाजिक स्तर पे नहीं आया था, लेकिन साहित्यिक स्तर पे नवजागरण के मूल्य को जन जन तक पहुंचाया गया था और ये कोशिश कर रहे थे लेखक एक मिशन के तौर पे कि हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को सुधारने हेतु साहित्य अपनी भूमिका निभा सके। तो यह है कुल आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। धन्यवाद।